देखो, तो अपन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं ना, तो मैं किस आधार पे बताता हूँ। देखो, जैसे अपन ने ये चैप्टर पढ़ा, तो मैं भी क्या करता हूँ, चैप्टर पढ़ता हूँ। तो ये जैसे पहला चैप्टर है, ये एक मिनट, तो देखो जैसे ये पहला चैप्टर है, तो ये आपने पढ़ के देख लिया यार, मैंने इसका एक ऑब्जर्वेशन भी ले लिया। नहीं तो ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ याद रखना। तो जैसे ये अपन आगे पता करेंगे, जैसे अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी अपने पीटी का क्वेश्चन होता ही है, मेंस का भी क्वेश्चन होता है। तो ऐसे करके मैं बता रहा हूँ एनालिसिस करके। तो जैसे मैंने 6 क्लास की जब एनसीईआरटी पढ़ी साइंस वाली, तो एक तो अभी नई जुड़ी है, जो अभी 2020 नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो उसका लास्ट वाला चैप्टर है जो पढ़ना चाहिए, तो वो मैंने भेज दिया था आपको। फिर एक जो पुराने पैटर्न में चलती थी 6 क्लास वाली एनसीईआरटी, उसके 2 चैप्टर मैंने भेजे हैं। मतलब थोड़ा बहुत पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा भी नहीं, पर हाँ ठीक है, एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने भेजा था। उसमें एक विटामिन वाला क्वेश्चन आया 2012 या 13 में, तो इसलिए मैंने भेजा था। अरे एक थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए सजीव क्या है, इस टाइप का थोड़ा क्वेश्चन बना है, तो इसलिए मैंने वो चैप्टर भेजा था। अब जैसे मैं अब कल देखूंगा साइंस की 7th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मेंस के लिए भी है। तो ऐसे करके मैं चैप्टर भेजते जाऊंगा इम्पोर्टेंट, तो उससे क्या होगा कि आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। दूसरी बात, जैसे मैंने फिजिक्स के सारे चैप्टर देखे 11th और 12th क्लास के, उसमें एक भी चैप्टर नहीं है जो अपने काम का हो, ठीक है। पर केमिस्ट्री का मैंने देखा, तो उसका एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने भेज दिया आप लोगों को, ठीक है। 11th एंड 12th बायोलॉजी की चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 12th के तो आखिरी के 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो मैं भेजूंगा। 11th का भी मुझे देखना बाकी है, अभी इसका मैं बायोलॉजी नहीं देखा, मैं सोच रहा हूँ पहले 6 to 10 पढ़ लूँ, फिर उसके बाद में फिर ये पढ़ूंगा, तब फिर मैं भेजूंगा इसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मेरा मानना है कि आपको ज़्यादा चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 6 से 10 एनसीईआरटी मान लो साइंस का, और 12th बायोलॉजी वाला, इसमें कुछ चैप्टर मैं बता दूंगा। तो यहाँ से आपके मान के चलो साइंस वाले क्वेश्चन, ठीक है, प्लस इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन, तो लगभग मेरा मानना है कि 10 क्वेश्चन तो ज़रूर आपके यहीं से फंसेंगे, ये चीज़ याद रखना। ज्योग्राफी एनसीईआरटी मेरा मानना है 6 to 12 दोनों अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर तो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा ही, ऐसे तो अपन पूरा पढ़ ही रहे हैं 6 to 12। ये पीटी प्लस मेंस के लिए आपका पूरा कंप्लीट। तो ये मान के चलो कि पीटी में एक आध क्वेश्चन हो सकता है बाहर जाए, जैसे मान लो कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 13 से 14 क्वेश्चन यहीं से एनसीईआरटी से सोल्व होंगे। मेंस में मैंने एक आइडिया देखा, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से, तो ये मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं, 2 क्वेश्चन इधर उधर से आते हैं। तो उसके लिए मेरा मानना है कि अलग से मेहनत मत करना। जैसे आपकी बार ट्विस्टर आ गया था, अरोरा करके आ गया था, ये क्वेश्चन नहीं बनते, और उसके लिए आपको स्पेशल बुक पढ़ने जाओ, वो वहीं पे नहीं मिलेंगे, वो करंट अफेयर में होता है, तो उसकी टेंशन मत लो। वो ऐसे किसी को नहीं आता, तो उन क्वेश्चनों की टेंशन मत लो। जो ये 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपके लिए करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ याद रखना। तो एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। तो अपना इधर हो गया, साइंस वाइंस के लिए हो गया। फिर बात आती है अपनी इधर इकोनॉमी के लिए 9 to 12 में है, जिसमें से 9, 10th और 11th इंपॉर्टेंट है। 12th में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, शायद एक आध 2 चैप्टर है बस, उसमें कुछ काम का है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीटी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन, जैसे आपकी बार भी आए थे पीटी में क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चन फंस जाता है, पर तो इसके लिए तो मैं नोट्स दूंगा ही। तो वो मैंने माना इस तरीके से पढ़ोगे तो ना टू द पॉइंट पढ़ो, फालतू। जैसे अब ये चैप्टर कोई काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं, एक बार पढ़ लिया हटाओ साइड में बस। ना तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, परंतु अब जो आगे चैप्टर आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूँ। तो आज अपन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पहले मेंस के क्वेश्चन आते थे, परंतु अब नहीं आते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ठीक है। तो अब नहीं आते, पर पीटी के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पीटी के एक्सेप्ट से अच्छे से पढ़ना है। इसका पृथ्वी, इसकी क्या विवरण क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, वेगनर का महाद्वीपीय स्थान, यही मेंस 2013 में आया था। अभी मैं GS1 के क्वेश्चनों पे काम कर रहा हूँ, तो कल मैं भेज दूंगा PDF आप लोगों को। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे देखो सिद्धांत प्लेट विवेचनिक भूकंप ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे आपकी बार पीटी में क्वेश्चन यहीं से आया था ज्वालामुखी वाला, तो ये पीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन ज़रूर बनता है, हर साल क्वेश्चन बनता है। तो कल मैं आप लोगों को PDF बना के भेजूँगा जो मैंने काम किया है वो। अब मैं जो भी मैं काम करते जाऊँगा वो आपको साथ के साथ मिलते जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्या किया, सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया हूँ। जैसे मान लो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन डिवाइड कर दिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के डिवाइड कर दिए हैं, आर्ट एंड कल्चर वाले कर दिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले अलग कर दिया हूँ, इंडियन सोसाइटी वाले अलग कर दिया हूँ, इधर ज्योग्राफी वाले अलग कर दिया हूँ। पर अब आप लोगों को क्या करना है कि जैसे मान लो कि इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है अर्बनाइजेशन, तो उनके क्वेश्चनों को एक साथ कर लेना। तो वहाँ से क्या मैंने जो किया वो काम वो आप फटाफट कर पाओगे। तो उससे आप लोगों को ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप जब नोट्स बनाओगे, जैसे भाई अर्बनाइजेशन पे मैंने देखा ना, लगभग पिछले 14 मतलब 8 4 12 साल में लगभग 10 साल क्वेश्चन आया है अर्बनाइजेशन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे अच्छे से काम कर लेना इस टॉपिक पे, ठीक है। फिर इसके मॉडल आंसर बना लो, साथ ही साथ बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले बता रहा हूँ। अब की बार पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, यहाँ से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए अब इतना नहीं रहा है। पहले आता था तो एक आध क्वेश्चन आया जो मैंने बताया था, ये वाला आया था, प्लेट विवर्तनी का वाला आया था, पर पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कि आपको वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया। दूसरी बात, मैंने है ना सारी एनसीईआरटी पढ़ी है, जो क्लास 3 से लेके 5 तक इन्वायरमेंट की है। वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध क्वेश्चन वहाँ से बने थे, पर इतना टेंशन लेने वाली ज़रूरत है नहीं। वो मैंने सारी पढ़ ली है, तो कोई काम की है नहीं, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। उसका बर्डन मत लेना। परंतु हाँ, जैसे 6 to 12 जियोग्राफी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा, या असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानोगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। अब देखो, ये कोई काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, एक बार पढ़ लिया। कौन आया था एक टाइम पे, ठीक है। अब देखो, ये कुछ भी काम का नहीं, परंतु हाँ, यहाँ से आपके क्वेश्चन राइज हो गया कि अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, बस, ठीक है। तो आरंभिक सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भाई पृथ्वी बना कैसे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, जो थ्योरीज है ना, ये बदलती रहती है, इसलिए यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे अभी तुम देखोगे डार्विन की थ्योरी को ना बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने उसको मानना ही मतलब गलत मान रहे हैं, उसको तो मानते नहीं हैं। तो इसीलिए यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछते। थ्योरी क्या इवोल्व होती रहती है, बदलती रहती है। और अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, ये तो मानती ही नहीं कि ये सबसे सारी चीज़ें डार्विन का, तो वो ऐसे नहीं मानते। तो इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी नहीं रहा है, जो मतलब जो बेसिक्स होते थे यहाँ से, ओरिजिन इनसे पूछता नहीं। इनमें से एक प्रारंभिक व लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट का है। सोचो, कांट ने ज्योग्राफी के प्रिंसिपल दी। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अब मैं फिर बार बता रहा हूँ, आप जैसे विजन की टेस्ट सीरीज दोगे या अदर कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज दोगे, ये आलतू फालतू क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे। पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी पीवाईक्यू बार बार देखो। जैसे अभी मैं कुछ भी पढ़ने सोच रहा हूँ, तो मेरे माइंड में बस एक ही क्वेश्चन आता है कि नहीं, मुझे पीवाईक्यू देख लेना चाहिए। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पीटी को मेंस के। देखो, आप लोग पिछले 2 सालों से जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, मैं इन लोगों को बोला था कि आपका पीटी प्लस मेंस का सिलेबस पीवाईक्यू आपके फिंगर पॉइंट होना चाहिए। मतलब आपको मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूँ, याद हो रहना चाहिए। पर मुझे पता किसी ने काम नहीं किया। अगर आप जितना इन चीज़ों से दूर रहोगे ना, उतना ये मान के चलो आपकी तैयारी अधूरी है। अब ये फालतू के क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, जब आप विजन की टेस्ट सीरीज करोगे या किसी, इसीलिए तो मैं तो अब साफ मना करूँगा, कोई टेस्ट सीरीज करने की जरूरत है नहीं। जिसको करना हो, अगर जो कर रहा हो करे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अब अलाउ नहीं करूँगा। क्योंकि टाइम होता है, सर्टेन टाइम होता है, उससे पहले पहले कर लो तो ठीक है, तो एक स्पीड बन जाती है। आप जैसे मेरे अनुसार अभी तक आपके लगभग 13-14 चैप्टर हो जाने, 13-14 टेस्ट हो जाने चाहिए। तो अगर आप अपना जो टेस्ट शेड्यूल का फॉलो किया होगा उसके अकॉर्डिंग भी, और उसका एनालिसिस हो जाना चाहिए, तब जाके तो फ़ायदा है। और जिसने ये कर लिया वो आगे करो। अब इसीलिए बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छा है पीवाईक्यू करो, मेरी क्लासेज देखो, उसी से हो जाएगा काम।
इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवावस्था से संबंध है। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। अब देखो, मैं वही बता रहा था कि ये थ्योरी बदलती रहती है, इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता यहाँ से। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकल कर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यह धीरे धीरे संघनित होकर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतारक सिद्धांत या बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो, वही बता रहा हूँ, देख सब चेंज हो रहे हैं। 1950 ईस्वी में रूस के ओटो सिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइसजॉगन ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलि कणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण और टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवर्धी प्रक्रम द्वारा ही ग्रह को निर्माण हुआ है। अंततः वैज्ञानिकों ने पृथ्वी अन्य ग्रह को ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। अब जैसे मेरा जितना PYQ पे पकड़ा उसके अकॉर्डिंग ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना पीटी के लिए, मेंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ो। पर हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ, आप जब टेस्ट दोगे किसी को कोचिंग के तो वहाँ मिलेंगे, PCS में मिल जाएगा। ये निहारिका परिकल्पना किसका है वो एक अलग बात है, पर मेरा काम है UPSC के लिए। सीजन में मिलते हैं ये निहारिका वगैरह। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। तो अपन को मतलब है ना, UPSC पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछता UPSC। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इस विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा ले और उस पर कुछ निशान लगाए जिनको आकाशगंगाएं मान ले। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते हैं, अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य। अब देखिए, ये भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए बोला थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता UPSC के लिए। पर हाँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वहाँ पे इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में है। वही गुब्बारे वाला एग्जाम्पल, जैसे उसमें गैस बढ़ते जाओगे तो बढ़ते जाएगा, तो वैसा ही उसमें है बिग बैंग। तो ये ना, आजकल बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते हैं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने नकार दिया कि ये नहीं है अच्छा सिद्धांत। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में से अति छोटे गोलक में भी भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई है। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहत विस्तार हुआ है। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई है। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 45 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक परमाणु को मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड को विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है। अब देखो, ये भी कोई मतलब नहीं है, UPSC कभी नहीं पूछेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे UPSC अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, जैसे अरोरा करके पूछा, आपकी बार ट्विस्टर पूछा, वो जरूर उसमें इंटरेस्टेड है, इनमें नहीं है। 2013 में जरूर एक बार टेक्टोनिक प्लेट वाला पूछा था क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं। अगर आप ज्योग्राफी क्वेश्चन, जैसे मैं आज देखा सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन, तो UPSC एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, वो नहीं पूछता है भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये कभी नहीं पूछेगा तारों का निर्माण कैसे होता है, क्या है, ये सब फालतू की बातें।
प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रीकरण हुआ। यही एकत्रीकरण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाशों वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से लेकर 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे नीहारिका कहा जाता है। क्रमशः इसी बढ़ती हुई नीहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। आप देखिए, कोई काम का नहीं है, बस एक बार पढ़ लो और कुछ नहीं। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारने के एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो एक प्रकाश वर्ष होगा। यह है 9.46 × 10⁻12 होगी शायद ही किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी में सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का केवल 8.3311 है। कोई मतलब नहीं, फैक्ट है सब फालतू का। ग्रहों का निर्माण। ग्रह के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। तारे नीहारिका के अंदर गैस के गुत्थित झुंड है। इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्राउड का निर्माण हुआ और ऐसे गैसीय क्राउड के तरफ इस गैसीय क्राउड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्राउड को ढकने वाले पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संयोजन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहणों में विकसित हुआ। संगठन कोलिजन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहण हुआ। अब तुम्हें पता, देखो मैं एक कॉमेडी बात बताता हूँ। जैसे मान लो कि लगभग कितने साल पहले अपन ने देखा कि लगभग 200 सालों से सिद्धांत चल रहे हैं, ठीक है, और सब इनको हकीकत मान के पढ़ रहे हैं, सब कुछ सारी चीज़ें चल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में ही कौन है, ज्योग्राफी से कौन पढ़ रहा है, मान लो निखिल को मान लेते हैं। निखिल बड़ा एक ज्योग्राफर बन गया और उसने कल नया इनोवेशन कर दिया कि ये जो सारी थ्योरी है वो गलत है। अरे ऐसा नहीं हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब हाइपोथेसिस है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। साइंस जैसे साइंस और अपना अगर रिलीजन की बात करते हैं ना भाई, साइंस जो होता है फैक्टर, ऐसा नहीं है। साइंस भी ओनली एक अनुमान पे ही आधारित चलता है, बस वो उस अनुमान को प्रूव कर देता है। तो ये है रियलिटी, ये कभी भी चेंज हो सकती है थ्योरी सब सारी। रीजन देता है सर, तो वो रीजन के पीछे भी हाइपोथेसिस होती है ना। अब इन्होंने क्या देखा पहले इस पृथ्वी का वो कैसे हुआ एवोल्यूशन, पर वो ये कि हाँ ठीक है, ये तो थ्योरी जैसे देखो ना, पिछले अपन क्या पढ़ा, वो कैसे थ्योरी चेंज हो गई। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में जाके कि ये थ्योरी सारी गलत साबित हो जाए। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहणों के सहवर्तित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। अब देखो सौर मंडल, ये अपने 6 क्लास में पढ़ा था। दूरी, घनत्व क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, ये कोई मतलब नहीं, छोड़ो। सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। नीहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने की वह क्राउड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से लेकर 4.56 अरब वर्षों पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह के टुकड़े, धूमकेतु एवं भरत माता में धूलिकण व गैस है। कोई मतलब नहीं, मैं फिर बताऊँ, फैक्चुअल है सब सारी चीज़ें। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं। सब 6 क्लास में अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये सूर्य व शुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ है कि यह ग्रह पृथ्वी की भांति शैलों और धातु से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से बने 4 ग्रह जो है गैस से बने विशाल ग्रह या जेवियन ग्रह कहलाते हैं। जेवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह, जुपिटर की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रह से विशाल है और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय हुआ था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2004 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड
2003 यूबी 313 तक प्लूटो दोनों ग्रह कहे जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल संबंधी कुछ अन्य तथ्य सामग्री यहाँ दिया हुआ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पार्थिव जोवियन ग्रहों में अंतर निम्नलिखित परिस्थिति फलस्वरूप हो सकता है। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैस संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सके। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई है। सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रह से ज़्यादा मात्रा में गैस में धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रह से गैसों को नहीं हटा पाई। पार्थिव ग्रह के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं रह सकी। ठीक है, ये भी कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखना अभी यहाँ तक कोई भी यूपीएससी क्वेश्चन नहीं आया, मैं पहले जाके चेक कर लेना चाहिए 2011 से पेपरों में। इम्पोर्टेंट पार्ट अभी आएगा आगे इस चैप्टर में। चंद्रमा पृथ्वी एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए की पिंड थे। ये पूरा पिंड डंबल बीज से पतला किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततः टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण इसी पदार्थ से हुआ जहाँ आज प्रशांत महासागर के एक गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। अब देख लो, मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई फिक्स नहीं है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा, जिसे द बिग स्प्लिट कहा गया। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुए यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्षों पहले हुई थी। ये सब कोई काम का नहीं है, सब फैक्ट है। पृथ्वी का उद्भव। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थे, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतर भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग का पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं, जो सब अपन पढ़ चुके हैं। स्थल मंडल का विकास। ठीक है, एक और चीज़ देखो, यही होता है। अब मान लो कि अपन यूपीएससी पीवाईक्यू नहीं देखे, सिलेबस नहीं देखे, तो अपने को तो ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट लगेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस देखो। अभी कोई कम का नहीं है। स्थल मंडल का विकास। ग्रहणों व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत सी ग्रहणों के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संयत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। ये क्रिया जारी रहा और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से ध्रुवावस्था में रहेगी और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततः यह पृथ्वी की भूपट्टी के रूप में विकसित हो गए। हल्के एवं भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान विषम संगठन के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से कोर तक कई परतें पाई जाती है, जैसे परपट्टी, ये क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर कोर, आंतरिक कोर, इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ घनत्व बढ़ता है और हर परत की विशेषता को विस्तार पर अध्ययन करें। तो ये अपन पहले ऐसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो ना, पहले मैं ये सोचता था, मैं सोच लिया था भाई जीवन में मुझे ये तो कभी याद नहीं होने वाले। तेरे को ज़रूरत है भी नहीं याद करने की,
ये हकीकत, ये चीज़ याद रखना। फिर भी एक बार थोड़ा हल्का फुल्का देख लो भाई, जिनको अगर याद हो जाता हो अच्छी बात है, और जिनको नहीं हो रहा तो टेंशन मत लेना, सीधी सी बात है। भूवैज्ञानिक काल पाठ्यक्रम है। इयॉन क्या था? ये प्राग जीवन था, आदि महाकल्प था, हेडियन था, तारों की उत्पत्ति, सुपरनोवा, बिग बैंग, ये सब हुआ था उस टाइम। फिर महाकल्प में क्या क्या हुआ? नवजीवन, आज से 56 करोड़ वर्ष पहले। मध्यजीवी हुआ, पूरा जीवी हुए, पूर्व कैम्ब्रियन काल आया, फिर 5,000 वर्ष से पहले वहाँ का काल आया। फिर आया कल्प, चतुर्थ कल्प, तृतीय कल्प, क्रिटेशियस, ये पता नहीं, जो भी है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। क्रिटेशियस, जुरेसिक, ट्रियासिक, फिर पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, प्रवालिद, सिल्रियन या ऑर्डोवेशियन, कैम्ब्रियन। फिर युग आए, अभिनव, अत्यंत नूतन, अति नूतन, अल्प नूतन, अधिनूतन, अधिनूतन, पुरानूतन। फिर आयु, आधुनिक वर्ष आए, 0 से 10,000, 10,000 से 20 लाख, ऐसे करके जो भी है XYZ। फिर उसके बाद में जीवन की मुख्य घटनाएं हुई। आधुनिक मानव या आदि मानव बना, होमोसेपियंस। आर्य मनुष्य के पूर्वज थे, वन मानुष, फूल वाले पौधे, वृक्ष, मनुष्य से मिलता जुलता, वन मानुष, जंतु, खरगोश, छोटे स्तनपायी चूहे आदि। डायनासोर का विलुप्त होना, इस टाइम तक डायनासोर विलुप्त हो गया था। डायनासोर का युग, मेंढक को समुद्री कछुआ बना। फिर रेंगने वाले जीवों की अधिकता, जल स्थलचर। पहले रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव, स्थल और जल पर रहने वाले जीव। स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह, पौधे, पहली मछली। स्थल पर कोई जीवन नहीं, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। कई जोड़ों वाले जीव बने, ब्लू ग्रीन शैवाल, एक कोशीय जीवाणु हुए। महाद्वीपीय महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई। सूर्य की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो मैं फिर बता रहा हूँ, कोई टेंशन मत लेना, सब फालतू का, कोई काम का नहीं है, एजुकेशन नहीं बनाई यहाँ से कोई। इसलिए बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है PYQ, नहीं तो फिर फालतू चीज़ें पढ़ते रह जाओगे। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना के संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में अधिकालक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप में जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। प्रारंभिक वायुमंडल, जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं, वरन सभी पार्थिव ग्रह पर हुआ है। अर्थात सभी पार्थिव ग्रह से सौर पवन के प्रभाव के कारण आधिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतर भाग जैसे से गैस धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प में गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई है। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है, ये चीज़ याद रखना। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निस्संदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने और उनका संवहन हुआ। यह संवहन ऐसा था कि जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थों को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुराने भूगर्भिक सेलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है।
ये कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम प्रश्न। ठीक है, तो कोई भी इस चैप्टर में कोई भी काम का चैप्टर नहीं है। तो अब देखो, पहला और दूसरा चैप्टर कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके क्वेश्चन देख, कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, इधर आओ नीचे। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला और दूसरा चैप्टर मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, पृथ्वी की प्रकृति के बारे में आप किस प्रकार का अनुमान लगाते हैं कि आपके अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है या एक खोखली गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थलमंडल है? क्या आपने कभी टेलीविजन पर ज्वालामुखी उद्गार दिखाते हुए चित्रों को देखा है? क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मेघमा याद है? पृथ्वी के आंतरिक भागों को प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है न पहुंच सकता है। देखो, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, पर ये विजन में क्वेश्चन आएगा, देखना, उसमें प्रत्यक्ष स्रोत ये सब सारी चीज पर यूपीएससी का भी ऐसा क्वेश्चन। हाँ सर, उसमें देते हैं। हाँ, वो पर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती है। अंतर्जात प्रक्रिया के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अतः किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भीय क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विस्तृत ज्ञान हो। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि पृथ्वी निर्माण करने वाली भू प्रकृति कर से कोर तक सभी पदार्थ पृथ्वी के रूप में विभाजित है। यह जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाए। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है, तो ये भी कोई काम का, ये इंट्रोडक्शन है, तो कोई यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं बनता है। भूगर्भ की जानकारी के साधन, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर निरीक्षण कर सके या वहां के पदार्थों को कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है, तथापि जानकारी कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थों विश्लेषण पर भी आधारित है, तो ये भी कोई काम की नहीं है। प्रत्यक्ष स्रोत, अब जैसे विजन टेस्ट से देखोगे तो वहाँ पे ऐसा दिया रहता है, क्वेश्चन आता है। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें, अर्थात वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। सोचो, फिर भी 3 से 4 किलोमीटर बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए प्रॉपर्टी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जो गहरे समुद्र में परिवेदन परियोजना और सम्मिलित महासागरीय परिवेदन परियोजना है। आज तक सबसे गहरा परिवेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया है। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्येक जानकारी की एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है तो हम प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात को नीचे कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। ठीक है, तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्टों में जरूर मिलेगा। अब प्रत्येक स्रोत पर फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि अगर अपन आइडेंटिफाई करते हैं तो कैसे क्या करते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव, घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थों के तापमान, दबाव व घनत्व की मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इस अध्याय में आगे किया गया।
पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं। तो ये याद रखना, ये बता रहा है अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं जो कभी कभी धरती तक पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन करने महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रिया शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों व गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना पूछा भी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति में भूपट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपट्टी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी की एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए यूपीएससी 2023 में यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और यही क्वेश्चन था वो पी तरंगों एस तरंगों के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। और ऐसे भी देखो ना, मेंस के सिलेबस में देखोगे आप GS1 में तो भूकंप दिए है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऐसे भी, पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो ये पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। पृथ्वी में कंपन क्या होता है? प्राय भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपट्टी की शैलों में गहन दरारें भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ शैल विपरीत दिशा में गति करती है। जहाँ ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगों सभी दिशा में गतिमान होती है। वही स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। मतलब ऐसे यहाँ पे अगर मान लो भूकंप हो रहा तो यहाँ पे जस्ट सीधा भूकंपीय तरंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है यहाँ से, 2023 में भी क्वेश्चन आया और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी आज से रही। तो इसलिए मैंने बोला देखो पहला दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। इसे ध्यान में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। आप अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। चित्रकोण 3.1 ऐसे नापता है। पी तरंगे, एस तरंगे, धरातलीय तरंगे, इनका आयाम क्या है? यह अभिलेख वक्र दिखाता है। यह वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपित तरंगे 2 प्रकार की होती है, भूगर्भिक तरंगे बॉडी वेव्स व धरातलीय तरंगे सरफेस वेव्स। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे व धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है और पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भीय तरंगें 2 प्रकार की होती है। इन्हें पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती है। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के
पदार्थों से गुजर सकती है। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है, ये द्वितीय तरंगे कहलाती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है। एस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना समझाने में मदद की। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन से कई तरंगे कई दिशाओं में चलती है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातल तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है, इनसे सेल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती है। अब जो यहाँ से पी तरंगों और एस तरंगों के बारे में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। इस रुको एक बार क्वेश्चन देखते हैं। इसी चैप्टर देखो हर साल क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पेपर याद होने चाहिए आपको। जब तक वो याद नहीं हो तो मान के चलो आपकी तैयारी अधूरी है और कभी तैयारी फिर पूरी होगी भी नहीं। देखो निहारिका है अभी अपने पढ़ा। देखो ये क्वेश्चन याद रखना 62 वाला, ये क्वेश्चन आएगा अगले वाले चैप्टर में। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी। ये देखो ये रहा। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती है। ठीक है, तो ये बात अभी पढ़ाया था कि पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, अभी देखो और याद करो, जो उसमें अपने डायग्राम भी था उसमें भी दिया था। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंग में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन उसी डायग्राम से सोल्व हो जाएगा। तो इसलिए बताऊँ क्यों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कुछ ही ज़रूरत नहीं है फालतू कोई कोचिंग में नोट्सों के चक्करों में। अभी मार्केट में वो आ गया है ओनली है इसका, वो फालतू चक्करों में मत पढ़ो, बर्बाद हो जाओगे। ओनली एनसीईआरटी पढ़ो। अब देखो दोनों क्वेश्चन ये सबसे पहले कौन सी आ रही है, पी तरंगे। ठीक है, अब क्या इसका वो दोनों का रेडियस सही सेम है? नहीं, तो शायद उसका एक ही स्टेटमेंट सही है, शायद देखना उसका पहले वाला ही सही है उसका स्टेटमेंट, किसी का आंसर जाके देखो उसका। तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये है इसकी खासियत एनसीईआरटी का, डायरेक्ट एक लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है। कहाँ तक पढ़ चुके थे अपन? हाँ, भूकंपीय तरंगों का संचरण यहाँ से पढ़ेंगे ना। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती है तो सेलों में कंपन पैदा होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समांतर ही होती है। ये देखो, यह संचरण गति की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति की समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, अतः जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। देखो वो जो क्वेश्चन का आंसर सेकंड वाले स्टेटमेंट का आंसर ये रहा। छाया क्षेत्र उद्भव भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलिखित होती है।
यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलिखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। चित्र 3.2a में देखो, यहाँ से पी तरंगें प्राप्त की जा सकती है। प्रत्यक्ष पी तरंगों का अभाव है, यहाँ पे नहीं पाया जाता, तो ये पी तरंग छाया क्षेत्र है, यहाँ पे भी नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एस किरणें ऐसे निकल के इधर साइड में कट जाती है, और ये पी तरंगें सीधी आती है इसे। ठीक है, प्रत्यक्ष एस तरंग प्राप्त करने का अभाव, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस तरंगे आ रही है, पी तरंगे इधर आ रही है। ठीक है, जब भूकंप आता तब। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। चित्र में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया। यह देखा गया है कि भूकंप लेपी भूकंप आदि केंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधि केंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों का अभिलेखित नहीं करते हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधि केंद्र से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंप तरंगें अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 105 डिग्री क्षेत्र पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधि केंद्र के 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरना यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधि केंद्र पता हो तो आप किसी भी भूकंप को छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। भूकंप के प्रकार, ठीक है, एक तो ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना ही था और आगे भी फ्यूचर में आने के चांसेस रहेंगे। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। सामान्य विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। खनन क्षेत्र में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें नियात या कोलैप्स भूकंप भी कहा जाता है। कभी कभी परमाणु रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है। इस तरह के झटकों को विस्फोटक भूकंप कहते हैं। जो भूकंप बड़े भाग वाले क्षेत्र में आते हैं उन्हें भाग जनित भूकंप भी कहते हैं, बांध जनित। ठीक है, तो ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भूकंपों के माप, भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे भी रह गया। मापने के अनुसार भूकंप तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली, तो उसके स्केल पर नापा जाता है, के नाम पर जाना जाता है। ये कई झटकों से प्रत्यक्ष हानि के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। भूकंप के प्रभाव क्या है? अब देखिए ये मेंस का है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है। भूमि का हिलना होता है, धरातलीय विसंगति होती है, भूसंकलन हो जाएगा, पंख स्खलन हो जाएगा, मृदा द्रवण हो जाएगा, धरातल का एक तरफ झुकना हो जाएगा, हिमस्खलन हो जाएगा, धरातलीय विस्थापन हो जाएगा, बांध और तटबंध के टूटने से बाढ़ आ जाएगी, आग लग जाएगा, इमारतों को टूटना, ढांचों को ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये इसका प्रभाव, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे कितनी तबाही आ गई है। श्रीलंका में हुआ, इंडोनेशिया में आया, ठीक है, थाईलैंड में आया। ऊपर सूचीबद्ध प्रभाव में से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों को देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यदि भी मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक हो तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सुनामी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। भूकंप की आवृत्ति, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी में भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्रायः देखा जाए कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1-2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट में पृथ्वी किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। पृथ्वी की संरचना, भूपरपट्टी, द क्रस्ट, यह ठोस पृथ्वी का
अब देखो ना, एक चीज़ याद रखना, जैसे 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे वहाँ पे भी अपन ने पढ़ा, तो अब जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है उसमें थोड़ा कम दिया होगा, यहाँ थोड़ा ज़्यादा दिया है, तो वो देखो कि यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो चैप्टर को मत पढ़ो फिर वहाँ पे बार बार रिपीटेशन क्यों। तो ये चीज़ भी याद रखना। ये ठोस पट्टी सबसे भारी भाग है, बहुत भंगुर भाग है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपट्टी की गहराई, भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। यहाँ से भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, तो ये चीज़ याद रखना। याद रखना, महासागरों में भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। भूपट्टी भारी चट्टानों से बना है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। महासागरों के नीचे भूपट्टी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है। महासागरों के नीचे इनका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब देखो ये ऐसे होता है पृथ्वी, तो ये पहले स्थल मंडल भूपट्टी ऊपरी भूपट्टी तथा ऊपरी स्वादिक ठोस ये होता है। मेंटल हो गया, एक रोड हो गया, इसमें ये ध्रुव भी पाया जाता है, ठोस भी पाया जाता है, दुर्बलता मंडल है पाया जाता है, ये सारी चीज़ें। मेंटल, भूपट्टी में परपट्टी के नीचे वाला भाग मेंटल कहलाता है। देखो इसके नीचे वाला भाग, ये वाला मेंटल हो गया। यह मोहो असंते से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, इसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूपट्टी की चट्टानों में से अधिक है, अर्थात 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक है। भूपट्टी व मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद है। यह है ठोस अवस्था में क्राउड। जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी की कोण को समझने में सहायता की है। क्राउड व मेंटल की सीमा 29 किलोमीटर तक गहराई पर बाह्य कोण व तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोण ठोस अवस्था में है। ये फैक्ट की टेंशन मत लिया करो, यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर हाँ ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होगा। मेंटल और क्राउड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर तथा केंद्र में 63 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्राउड भारी पदार्थों में मुख्यतः निकेल व लोहे का बना है। इसे नीफे भी परत नाम से भी जाना जाता है। देखो सील्ड ज्वालामुखी, ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। अब देखो यूपीएससी के लिए ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट रहा है, आपकी बार भी क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। देखो ये रहा एकदम लाइन टू लाइन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, वर्ड टू वर्ड उठा के। आपने अनेक बार ज्वालामुखी क्षेत्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है। यद्यपि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पहुँचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है, मैग्मा कहलाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुँचता है तो लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुँचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वलखंड से यह ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैस, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, कुछ और मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन यौगिक सब। देखो ये डायरेक्ट सेम लाइन टू वर्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने उठा के पूछा है। ज्वालामुखी उद्गार के पर्वतीय धरातल पर विकसित आकृति आधार पर ज्वालामुखी वर्गीकृत किया जाता है कुछ ज्वालामुखी निम्न प्रकार से। अब देखो ये भी यूपीएससी के लिए फेवरेट क्वेश्चन। शील्ड ज्वालामुखी, विशाल प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है जो सिंदूर शंकु के रूप में भी विकसित हुआ। मिश्रित ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान गाढ़े चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट होते हैं। इनसे लावा के साथ साथ भारी मात्रा में ये भी निकलता है ज्वलखंडसिम या पायरोकेलिथिक पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुँचती है। ये पदार्थ निकास नली के आसपास पृथ्वी रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी में देखते हैं। ज्वालामुखी कुंड कैलेडेरा,
ये पृथ्वी पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक है ज्वालामुखी है। आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाता है और धंसे हुए विध्वंसगत लावा गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनके विस्फोटक रूप से बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल है वरन इसके बहुत पास स्थित है। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होते हैं। एक मिनट रुको, ये देखो ये क्या है, ये तो वो एक्सपेरिमेंट दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। आपको ये ज्योग्राफर बनना हो तो देख लेना। विशाल प्रवाह क्षेत्र, ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। उनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रेप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वृत्त बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक वृत्त क्षेत्र इस प्रवाह से ढका था। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है यहाँ से। अरे इसके 2020 का या 21 का क्वेश्चन देखना। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला 17,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है। अगले अध्याय में इस विस्तार को पढ़ेंगे। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, अंतर्वेदी आकृतियाँ, ठीक है। अब देखो ज्वालामुखी जो है मेंस का भी ही टॉपिक है। अगर आप GS1 का ही टॉपिक देखोगे, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, डायरेक्ट तो ये अपने लिए ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका तो एक भी पार्ट नहीं छोड़ना अपने को। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है, इसलिए यूपीएससी देखो पीटी में भी क्वेश्चन पूछा। उसे ठंडा होने से आग्नेय सेल बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले भूपटल के नीचे सेल परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी सेलों, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, और पातालीय सेल, जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जमा हो जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती है। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती है। देखो जैसे बाहर आ रहा तो मिश्रित ज्वालामुखी बनेगा, लावा में से सिंदूर शंकु बनेगा, ये लावा भट्टा जो अपन अभी पढ़े हैं इधर। ज्वालामुखी डोम गुंबद के साथ भस्म शंकु बनेगा, विवेकन भित्ति के साथ ज्वालामुखी, सिंदूर शंकु के साथ ज्वालामुखी कुंड, भस्म प्रवाह ज्वालामुखी के लिए। अब देखो ना, ये डायरेक्ट ये डायग्राम एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। देखो महास्कंद, स्कंद, भित्ति, लेकोलित, ज्वालामुखी नलिका, सील हो गया, ज्वालामुखी नलिका, अपरदित, लेकोलित, बैथोलित। ये यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड है जिन्हें बैथोलित कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग है। लेकोलित, ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलित गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसी गुंबद नुमा पहाड़ी है। इनमें से अधिकतर अब अपत्रित हो चुकी है और धरातल पर देखे जा सकते हैं। लेकोलित और बैथोलित के अच्छे उदाहरण हैं। लेकोलित व फेकोलित व सील, ऊपर उठते हुए लावे कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृति में जम जाता है। यदि वह तस्तरी के आकार में जम जाए तो लेपोलित कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। अब पीछे विषय में इतना थोड़ा जाके पूछता है, यूपीएससी इतना नहीं पूछा आज तक, कभी पीटी में तो नहीं पूछा या नहीं मेंस में पूछेगा कभी ऐसा। अगर पूछोगे तो थोड़ा ऊपरी तौर पे पूछेगा। यह परतनुमा लहरदार चट्टानें तक एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है जो क्रमशः बैथोलित से विकसित होते हैं। फेकोलित कहलाते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सिल्ट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव के सीट और घनी मोटाई वाले जमाव सील कहलाते हैं। डाइक, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है, अगर ये इसी अवस्था में ठंडा हो जाए एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना डाइक कहलाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रेप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक समझी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ये सारा क्वेश्चन कर लेना इसके, अच्छे क्वेश्चन हो। फिर बताओ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, अब यहीं तक करते हैं आज का। ठीक है, पहली बात देखो मैं कुछ बता, जैसे अभी 2024 वाला क्वेश्चन बताता हूँ जो यहाँ से डायरेक्ट सोल्व होगा आपसे, यहाँ पे मिल जाएगा 2024 वाला, पर इसमें बहुत चलाना पड़ेगा, छोड़ो। तो इसीलिए बता रहा हूँ, देखो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखो पिछले साल भी चैप्टर से क्वेश्चन आया, इस साल भी आया, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है अपना। इसलिए आलतू फालतू के चक्करों मत पढ़ो, कोई फालतू कोचिंग और मटेरियल किसी में मत पढ़ो, ओनली एनसीईआरटी पढ़ो। इसमें शायद स्टार्टिंग में होगा। देखो कॉर्लिस बल वाला, ये भी सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी में बता ही दिया था। ये देखो, वैसे तो अपनी ट्रिक से भी हो जाता है, परंतु फिर भी देखो कैसे एनसीईआरटी से उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्वारों का उत्पाद है। ज्वाल मलबा, राख और धूल, देखो ये भी अपन पढ़े थे, राख और धूल पढ़े, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, ठीक है। अब देखो कहाँ गया चैप्टर, ये रहा। ऐसे तो अभी आगे एक और चैप्टर आएगा, उसमें तो पूरा अच्छे से दिया ही है, पर इसमें भी भूकंप वाला क्वेश्चन मिल ही गया 2023 में जो आया था। देखो ये रहा नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और ये ज्वालामुखी खंड, ठीक है, लावा और ये रहा लावा प्रवाह और मलबा, जो चारों के चारों, ठीक है। तो सारा चीज़ मिल गया है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, देखो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी है, ऐसा नहीं है हर साल के क्वेश्चन है, अपन वही आप देखोगे, ठीक है। तो आप देखो कल आप पहले क्या करके आओगे, इसे थोड़ा इम्पोर्टेंस पता लगे, क्यों टॉपर ये बोलते हैं कि भाई यही एनसीईआरटी पढ़ के आओ, उसका रीज़न क्यों होता है। तो कल आप लोग क्या करोगे, 2011 से लेके 2024 तक ज्योग्राफी के, ठीक है, और इकोनॉमी के, कल से अपन इकोनॉमी शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक पीवाईक्यू नहीं देखोगे तब तक आप लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगी इस बात को, ठीक है। और मेंस के एटलीस्ट इकोनॉमी वाले मत देखना, पर मेंस के ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन जरूर देखना। इसके रीजन में बता रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी के लगभग ये मान के चलो कि 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना तो बोलो, किसी कुछ पूछना है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ जो मैं चैप्टर बताते जाऊँ। जैसे अब देखो इस एनसीईआरटी का पहला दूसरा चैप्टर कोई काम का नहीं है, तो उसको साइड में कर देना अपन, यहाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आते जाएंगे मैं क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूँ साथ के साथ, तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।